अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरोना वायरस एक मुहल्लिक वायरस है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा के रख दी है। पूरी दुनिया के तकरीबन 206 से ज़ायद ममालिक इस वायरस की जद में आ चुके हैं। हज़ारों से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और लाखों की तादाद में इससे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कोरोना वायरस चाइना के वुहान से निकला और पूरी दुनिया होता हुआ हिंदुस्तान में आ पहुंचा है और यहां आने के बाद भी इसने अपनी तबाही जारी रखी है। इस वायरस को मजहब के रंग में ढालने की कोशिश की जा रही है। इस मसले के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अकबर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, कोरोना वायरस एक एपिडेमिक डिजीज है, एक वायरस है जो किसी गरीब को, अमीर को, छोटे को, बड़े को, किसी को नहीं देखता। उसके लिए सब बराबर है। लेकिन इस चीज़ को एक धर्म विशेष से जोड़ना और धर्म विशेष के साथ जोड़ करके उसको किसी एक मजहब को टारगेट करना, ऐसी सोच कहाँ से ओरिजिन हुई, ऐसी सोच कहाँ से निकल कर आई जिसकी वजह से आज इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है जमात के ऊपर? एक्चुअल में डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं हमारे देश के मीडिया को रिस्पॉन्सिबल समझता हूं, क्योंकि मेरा रिसर्च है हमारे भारत देश में जो गरीबी भी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मीडिया की वजह से है। क्योंकि हमारे मीडिया ने हमको देश की स्वतंत्रता के बाद से लेके अभी तक हिंदू और मुस्लिम में बांट के रखा हुआ है। तो हमारे देश के अंदर हमने हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम किया हुआ है। अब कोरोना वायरस जो है उसको भी हमने मुसलमान कोरोना वायरस बना दिया और उसका एक लॉजिकल जो है ना रीजन है उसका। अभी जैसा मैं आपको मिसाल दे के बताता हूं, कोरोना वायरस की शुरुआत होती है वुहान से, चाइना से, और उसके बाद में सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो कंट्री इफेक्टेड होती है वो है साउथ कोरिया। चाइना के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा साउथ कोरिया के ऊपर, और साउथ कोरिया में इमीडिएटली उसी पीरियड में, जिस पीरियड में ये चाइना में स्प्रेड हो रहा था, साउथ कोरिया में देखते देखते उसके 5,000 पेशेंट हो गए, 6,000 पेशेंट हो गए। अब जब इतने लोग जब उससे इफेक्टेड हुए तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, क्योंकि एक चीज हमको समझना जरूरी है, जो दो कोरिया है, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ जो है वो चाइना को लगकर है और चाइना का बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट है, इसलिए नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली वो एक कम्युनिस्ट देश है। वैसे ही साउथ कोरिया जो है वो पूरा क्या पूरा अमेरिका के अंडर में है, इसलिए जो अमेरिकन जो नजरियात है और अमेरिकन जो थ्योरीज है वो पूरी तरह से साउथ कोरिया पे हावी है। तो अमेरिकन मिशनरीज ने पूरे कोरिया को जो है क्रिश्चियन बनाया हुआ है। तो वहां पर जो है ना जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज भी है, अब उसमें क्या हो गया कि उसमें भी अलग अलग जो है नजरियात के लोग बने हुए हैं, अलग अलग चर्च बन गए वहां पर साउथ कोरिया के अंदर भी। अब उन्हीं चर्चों में से एक है शिनचैन जी चर्च, जिसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है चेयरमैन मेन ही ली। चेयरमैन मेन ही ली जो है ये एक जमाने में यूनाइटेड नेशन में काम करते थे, जिसकी वजह से ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर इनको एक लीडर की नजर से देखा जाता है और ग्लोबली जो है एक पावरफुल ये हस्ती है। यहां तक के बहुत सारे देशों के अंदर साउथ कोरिया का जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है उसका वो वजन नहीं है जो चेयरमैन ली का वजन जो है वो सारे कंट्रीज में था। और चेयरमैन ली जो है ये शिनचैन जी जो चर्च है ये इसके जो संस्थापक भी है और उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन भी जो है वही है। अब पूरे साउथ कोरिया में भी ये चर्च फैला हुआ है। तो अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया वहां पे भी अलग अलग चर्च, अलग अलग नजरियात के लोग, तो अब इनका जो चर्च है वो अच्छी तरह से पूरे कंट्री में फेमस भी हुआ और चेयरमैन ली जो है ऑलरेडी ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक वजन था, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो फिलहाल वहां पे रूल कर रही है, उन्होंने देखा कि अगर चेयरमैन ली को निशाना बनाना है तो इससे बेहतरीन मौका हमारे पास में कोई भी नहीं है। हम चेयरमैन ली को यानी एक तीर से हम 3 शिकार खेल सकते हैं। एक तो हमारे कंट्री में जो कोरोना वायरस आया है, अगर चेयरमैन ली को ब्लेम करते हैं तो उनका जो शिनचैन जी चर्च है उसका जो पॉपुलरिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा
और पूरे देश में शिनचैनजी चर्च के मानने वालों के लिए एक नफरत पैदा होंगी। एक चीज तो ये होंगी। दूसरी चीज ये है कि ग्लोबली जो है, जो चेयरमैन ली है, उनकी पोजीशन दब जाएगी। इंटरनेशनली लोग बोलेंगे यार इतना इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, जो यूनाइटेड नेशन में काम किया हुआ है और ये अपने देश के अंदर जो है कोरोना वायरस को फैलाने का जरिया बना। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जो ब्लेम था वो पूरी तरह से लाके थोप दिया शिनचैनजी चर्च पे। बाज़ाब्ता ऑफिशियली इंटरव्यू के अंदर ये कहा गया कि ये जो शिनचैनजी चर्च है, इसके कुछ कार्यकर्ता, इनके कुछ वर्कर्स वो वुहान के अंदर थे। उन लोगों ने वुहान के अंदर थे और वुहान से जब ये लोग साउथ कोरिया आए तो अपने साथ में कोरोना वायरस लेकर आए। और संडे की जो इनकी प्रेयर होती है, जिसके अंदर हजारों इनके कार्यकर्ता जमते हैं, तो वो वहां से वायरस लाके इन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं में उसको स्प्रिट किया। और उनमें स्प्रिट करने के बाद फिर वो कार्यकर्ता अलग अलग जो शहरों के रहने वाले थे, अलग अलग जगहों के जाने वाले थे, उन्होंने हमारे पूरे साउथ कोरिया के अंदर उसको फैला दिया। पूरी तरह से उन्होंने शिनचैनजी चर्च को जब ब्लेम किया तो पूरे देश के अंदर लोग चेयरमैन ली, जिसको कल तक हीरो समझते थे, आज उसको विलेन समझने लगे। शिनचैनजी चर्च के जो वर्कर्स और कार्यकर्ता थे उनको घृणा की और नफरत की नजर से लोग देखने लगे। और इंटरनेशनली जो है चेयरमैन ली की पोजीशन इतनी ज्यादा ये हो गई, उनको यूनाइटेड नेशन से और दुनिया के बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स है वो फोन करके कहने लगे कि तुमने इतना इररिस्पॉन्सिबल काम कैसे किया। उसके बाद मजबूर होकर वो इंसान, जिसको अपनी ये पोजीशन बनाने में पूरी जिंदगी लग गई थी, 85 साल का बूढ़ा आदमी, पूरे देश की मीडिया के सामने, सारे चैनल्स के सामने उस इंसान को अपने घुटने जमीन पे टेकना पड़े। दोनों हाथ टेक कर उन्होंने अपना माथा जमीन पे रखा और पूरी कंट्री से कहा कि देखो, मेरा जो शिनचैनजी चर्च है, मैं गारंटीड कहता हूं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारी कंट्री को ऐसा लगता है कि हम उसके लिए कसूरवार है तो मैं पूरे देश से अपोलोजाइज करता हूं। सेम टू सेम ये चीज साउथ कोरिया में आज से तकरीबन 1 महीना पहले हो चुकी है। हमारे देश, क्योंकि मैंने बताया जैसे ही कोरोना वायरस आया सबसे पहला इफेक्ट वही हुआ, तो वहां फैलते ही जब ये सारी चीजें, सारे रूमर्स वगैरह फैल गए, वहां पे जो चीज हुई वही फॉर्मूला सेम टू सेम इंडिया के अंदर कॉपी किया गया। अब हमारे यहां पे तबलीगी जमात जो आज से थोड़ी काम कर रही है, तबलीगी जमात 1927 से उसी जगह पर है जहां पे आज तबलीगी जमात का मरकज है। तब से लेके आज तक वो जमात काम कर रही है। भारत देश के माजी प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वो खुद उस तबलीगी जमात के सदस्य थे। कई देश के मिनिस्टर्स है, कई एमएलएज है, कई एमपीज है पूरे देश के अंदर, जो किसी ना किसी तरह से तबलीगी जमात को फॉलो करते हैं। क्योंकि तबलीगी जमात जो है उसका अपना कोई जो है ना, ऐसा नजरिया जो है वो समाज को सुधारने का है कि समाज में से बुराइयां खत्म करना, समाज में अच्छाइयां पैदा करना, लोगों की लाइफ जो है उनको अच्छा बनाना। और तबलीगी जमात की वजह से ही भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर से ये सारी बुराइयां खत्म हो गई। जुए खाने बंद हो गए, शराब खाने बंद हो गए, दादागिरी, भाईगिरी बंद हो गई। वरना पहले मुस्लिम महल्लों के अंदर गली गली में आपको कोई ना कोई भाई और दादा नजर आता था, आज क्यों नहीं नजर आता? मुस्लिम समाज में एजुकेशन के लिए एक तड़प पैदा हुई, इसलिए आज जगह जगह पे मुस्लिम समाज ने स्कूल, कॉलेजेस वगैरह खुलने शुरू हुए और मुस्लिम बच्चे भी आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो ये सब तबलीगी जमात की वजह से हुआ। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये जो कोरोना वायरस के टाइम पे, क्योंकि हमारे देश में जब कोरोना वायरस फैलने लगा तो हमारे मीडिया ने, और मैं समझता हूं जो शिद्दत पसंद मेंटालिटी रखने वाले कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो चाहते थे कि इसको मुसलमानों पे थोप दिया जाए, तो वही थ्योरी जो साउथ कोरिया के अंदर हुई उसको उन्होंने यहां पे रिपीट किया। और इंडिया के अंदर लाने के बाद में क्या किया कि जो मरकज, निजामुद्दीन मरकज, जाओ गूगल मैप्स में देखो, मरकज से सिर्फ 53 जो है मीटर के दूरी पे पुलिस थाना है, चौकी नहीं है, थाना है, थाना, बहुत बड़ा थाना है जो मरकज को लगकर ही है। मरकज में हर फॉरेन की आने वाले जमात की पूरी रिपोर्ट थाने में दी जाती है। थाने का एक आदमी 24 घंटे मरकज में होता है, मरकज में क्या एक्टिविटीज हो रही है वो देखने के लिए, क्योंकि मरकज आज से नहीं है ना,
95 ईयर्स हो चुके हैं उसको उसी जगह पर। और मरकज में हमेशा 5 से 10 हजार लोग रहते हैं। मरकज वालों ने पहले ही अपने लोगों को बोल दिया भाई हमारे देश के कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी 144 लागू हुआ है, कभी भी पूरे देश में हो सकता है, तुम लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। बाहर से आने वालों को रोक दिया। उसके बावजूद भारत के अंदर जो लोग थे, जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उस वक्त तक मरकज खाली हो चुका था। लेकिन जैसे ही उस दिन रात में यह कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा, तो दिल्ली शहर के अंदर वो सारे लोग जो कोई जाफराबाद एरिया में, कोई महरौली एरिया में, कोई जो है पुरानी दिल्ली में जो फैले हुए थे, उन्होंने कहा कि अब 21 दिन हम लोग क्या करेंगे, ना बसों में अपने गांव को जा सकते हैं, ना ट्रेन से जा सकते हैं, ना प्लेन से जा सकते हैं। वो पूरा जमावड़ा जो है आ गया मरकज के अंदर। मरकज में जैसे ही ये लोग पहुंचे, मरकज ने लेखी में उसकी कॉपी है, मरकज ने लेखी में एरिया पुलिस स्टेशन को, डीएम को, वहां के जो है कमिश्नर को, कलेक्टर को, उनको मेमोरेंडम दिया, अरे भाई हमारे पास में 1500 से 2000 लोग हैं, आप लोग उनको उनके अपने अपने शहरों में पहुंचाने का इंतजाम करो। मरकज ने उनको रखा और इन्फॉर्म किया। मरकज के पास में लेखी में सारी चीजें हैं। उसके बाद में अगर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो यह प्रशासन की जवाबदारी है। यह नहीं है कि तुम मरकज पे लाके थोप दो। आज जो मीडिया चैनल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मरकज ने अनऑफिशियल कोई भी काम नहीं किया। अब मैं विदेशियों की बात कर लेता हूं, जो हमारे सारे चैनलों पे चिल्ला रहे हैं कि 15 देश के विदेशी, 250 विदेशी, 300 विदेशी। अरे भाई, आपके देश में जो विदेशी आए हैं वो हवा में उड़कर या जमीन के नीचे सुरंग बनाकर नहीं आए हैं। अफसोस होता है मुझे, मीडिया चैनल के ऊपर जो कोट और टाई पहनकर बैठे हुए जो अनपढ़ और जाहिल होते हैं, उनको तक ये पता नहीं है। और कुछ लोगों के मैंने इंटरव्यू देखा जो अपने आप को मिनिस्टर कहते, उनको तक ये पता नहीं है कि भारत 180 देशों को ई वीजा देता है। 180 देशों को भारत 180 देशों को ई वीजा देता है। ई वीजा यानी वो वीजा लेने के लिए उनको अपने देश में इंडियन कॉन्सुलेट में और एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें सारे मुस्लिम देश है, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, एक इराक और यमन। ये 2 देश वो ई वीजा की लिस्ट में नहीं है। उनको अगर लेना है तो उन्होंने एम्बेसी जाना। बाकी सारे मुस्लिम देश, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, कोई भी देश हो, उनको ई वीजा देता है। और ये लोग जो आते हैं यहां पर, जितने भी विदेशी है, उनको उनके अपने देश के अंदर इमिग्रेशन पास करना पड़ता है, वहां बोलना पड़ता है इंडिया जा रहे। किस लिए जा रहे? हम लोग मरकज निजामुद्दीन में रहेंगे। और जब इंडिया के एयरपोर्ट पे आते हैं, जो लोगों ने बाहर की यात्रा की है उनको मालूम है कि इंडिया में जब आप एंट्री कर रहे हो, हमारे इमिग्रेशन में पूरा रिकॉर्ड होता है। हमारी भारतीय गवर्नमेंट को जितनी जमात के बारे में मालूमात और पता है, मैं समझता हूं शायद ही किसी को इतना पता होगा, क्योंकि आज से नहीं है ना, वो देश के आजादी के पहले से काम कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट के ऊपर वो पूरा डेटा देते हैं कि हम मरकज जा रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने वही मौलाना साद, जिनके नाम पे हमारे चैनल वाले चिल्ला पुकार कर रहे हैं, उनको राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड देना चाहिए कि हमारे देश में आए हुए जो विदेशी हैं, तुमने उनके रहने का, खाने का पूरे सम्मान के साथ में इंतजाम किया। कि पूरे देश में लॉकडाउन था, वो बेचारे विदेशी कहां रोडों पे, रास्तों पे घूमते फिरते, कम से कम तुमने उनका इंतजाम किया, देश की इज्जत बचाई तुमने। वरना मैं आपको बताता हूं, मैंने खुद एक न्यूज चैनल के ऊपर देखा, स्विट्जरलैंड का जो एक विदेशी था, जयपुर के अंदर उसको खाना नहीं मिल रहा था, भीख मांगने लग गया। वो भीख मांगने लोगों से, रास्ते से जाने वालों से कहा, अरे भाई मुझे खाना खिलाओ, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो लोगों ने उससे पूछे, भाई खाना क्यों मांग रहा है? अरे बोले सारे रेस्टोरेंट बंद है, सारे होटल्स बंद है, तो मुझे खाना तो कम से कम होना क्या नहीं चाहिए बोले यहां पर। तो आप सोचो, एक विदेशी का इतना बुरा हाल हुआ, हमारे देश में आके भीख मांगने की जरूरत पड़ गई, तो वो बेचारे मौलाना साद ने और तबलीगी मरकज ने इतने विदेशियों को अपने पास में रखा, उनको मेहमान बोलकर उनको 2 टाइम का खिलाया। अच्छा, उनको रखा ही नहीं, WHO को रिपोर्ट दी कि इनको सबको आकर चेक करो। अभी भी मरकज के सामने WHO का कैंप लगा हुआ है। और वो 15 देश के जो विदेशी थे, उनके अपने अपने देशों के कॉन्सुलेट को इन्फॉर्म किया, तो हर कॉन्सुलेट का एक एक आदमी आया वहां पर
कि हमारे अपने देश के लोगों को कैसे भेजना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश में यही है कि हमारा जो मीडिया है उसने हमको हमेशा हिंदू मुस्लिम में बांट कर रखा, जिसकी वजह से आज भी हम गरीब है। गरीब हमारे देश का आम नागरिक जो गरीब है ना, वो बेचारे को ये पता ही नहीं है। मीडिया को अगर देश की इतनी ही फिक्र है तो जाके दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के ऊपर अभी भी 50,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं जिनको 2-2 दिन खाना नहीं मिल रहा है। मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो है वो बीबीसी का, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ हूं, जिसके अंदर जब खाना आया तो लोग टूट पड़े उसके ऊपर। यह हाल है हमारे देश के अंदर। और इन्होंने जो है कोरोना वायरस को भी मुसलमान बना दिया। और देश की जो मानसिकता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे समाज के लोगों से, मेरे अपने इस मैसेज के माध्यम से, मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो हमारे चैनल्स है वो हमको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। ये हमको कभी भी इंडियन और भारतीय नहीं बनने देना चाहते हैं। हमको इंडियन और भारतीय बनना है। इनको मालूम है अगर ये इंडियन और भारतीय बन जाएंगे, इस देश के अंदर नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इनको मालूम है, इसलिए इन्होंने हमको बांटा। और इनको फिक्र किसकी है? वो कनिका कपूर लंदन से आती है अपने साथ में कोरोना वायरस लेकर, उसके बारे में मीडिया न्यूज नहीं चलाता है, जबकि उसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर तक हमारे कोरोना का वायरस चला गया। मीडिया को वो गरीबों की फिक्र नहीं है। आज भी मुंबई दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे हजारों लोग हैं। अरे उनकी फिक्र करो। तो साउथ कोरिया का जो फॉर्मूला है उसको यहां पे इन्होंने रिपीट करके यहां पे भी जो है वो कोरोना वायरस को मुसलमान कोरोना वायरस बना दिया। और उनको एक मुद्दा मिल गया कैसे तबलीगी जमात पे उसको थोप दिया जाए। शर्म आती है मुझे मीडिया पर। एक सवाल ये भी उठता है नवाज साहब कि मरकज के अंदर अगर कोई WHO की टीम, जैसे आप बता रहे हैं, वो जाती है या कोई और टीम जाती है इंस्पेक्शन के लिए, उनके ऊपर थूका जा रहा है, उनको उनके साथ सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ये रूमर्स अफवाह है या सही बात? हाँ, सरासर गलत बात है। थूकने की आपने बात की है, थूकने का वीडियो मेरे पास में 2 महीने पुराना है। एक जो है 2 महीने पुराना जो थूकने का वीडियो है वो उस कैदी का है जिसको मुंबई की एक जेल के अंदर वो था। उसको बेल के लिए कोर्ट में लेकर आए, उसकी बेल मंजूर नहीं हुई, वापसी में ले जाते उसने गाड़ी के अंदर थूक दिया। वही वीडियो को चला रहे के बोले देखो ये लोग ऐसा थूक रहे हैं। हालांकि वो 2 महीने पुराना किसी और केस का जो है वीडियो है, उसको भी लाके मरकज के साथ में जोड़ दिए क्योंकि मीडिया जहर फैलाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, आप हमारे पास तशरीफ लाए और अपने ख्यालातों का इजहार किया। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि कोरोना वायरस एक वायरस है, ना कि एक कोई मजहबी है, ना ये जिहाद है, ना ये कुछ है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग मेहरबानी करके इस वायरस के साथ लड़ने की तैयारी करें। जो भी हमारे पास जो भी गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस आई उनको फॉलो करें और दिए थालियां मोमबत्तियों से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। जितना अच्छा होगा कि आप अपने घरों में सेफ रहें, अपने आप को सिक्योर बनाएं, क्योंकि आप खुद सेफ रहेंगे तभी आपका परिवार सेफ रहेगा, और जब परिवार सेफ रहेगा तभी हमारा हिंदुस्तान सेफ रहेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस मीडिया के चक्कर में ना पड़ते हुए आप अपने आप को अपने घरों के अंदर महफूज करें और भाईचारा बनाए रखें। एक रिक्वेस्ट मैं आखिरी में करना चाहूंगा कि सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यह है, हमारे पूरे देश में जब 144 लागू है, हम देश के इस कानून का सम्मान करते हुए अपने घरों में रहे। नमाज जो है अल्लाह के वास्ते, ये इस्लाम नहीं है। अगर कोई 144 का उल्लंघन करके नमाज अगर वो लोग पार्किंग में पढ़ रहे हैं या टेरिस पे पढ़ रहे हैं या किसी बड़े के घर में पढ़ रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम का शिक्षण नहीं है। आप सिंगल है, अपने घर में नमाज पढ़ो अपने घर वालों के साथ में, बिल्कुल कहीं पे भी जमा मत हो। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी, तबलीगी जमात के जितने भी लोग, वो चाहे इस महीने में हो, पिछले महीने में हो, कभी भी हो, मरकज अगर होकर आए हैं, वो खुद जाकर अपने शहर के अपने एरिया के हेल्थ डिपार्टमेंट से मिले और मिलने के बाद उनसे कहे कि भाई हमारी भी टेस्टिंग करो, हमारा भी चेकअप करो, कोऑपरेट करो, हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करो, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो। डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि इस वक्त हिंदुस्तान को अमन और चैन से जीने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।